बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही ये फर्स्ट सेशन की। दोस्तों, ये भाग 2 है जिसमें आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और अभी हम विनोद जी के काम के ऊपर, उनके थॉट के ऊपर, उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। विनोद जी, मैं आपका स्लाइड शो शुरू कर रहा हूँ, है ना जी। जी, हाँ। इस इमेज के बारे में हम जानना चाहेंगे। अच्छा, ये फोटोग्राफ है, अभी बहुत ही रिसेंट एग्जीबिशन यहाँ हुआ था, आइकॉन गैलरी न्यूयॉर्क में है। ओके। जो उन लोगों ने रॉकफेलर की यानी एसीसी की जिसको ग्रांट मिली थी, जिसको फेलोशिप मिली थी, वो सब लोगों का जिनके पास उन लोगों से कांटेक्ट था उसका एक शो किया था। तो हाँ। उसमें मेरा भी उस शो में मैं भी था। तो इस मेरे मेरे ये जो 3 लोग खड़े हैं उसके पीछे जो फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हैं वो मेरा काम है। और ओके। उसमें मैं खड़ा हूँ, बीच में मेरी बेटी है मलिका, और बाजू में जो गोरे आदमी खड़े हैं वो गैलरी के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है। हाँ। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मगर वो आइकॉन गैलरी के साथ अभी भी है, तो वो वहाँ के उसके स्टाफ पे है। और इसमें साइड में मेरी भांजी कविता है, वो मेहंदी आर्टिस्ट है। वो यहाँ मेरा एक अब हम बात तो कर रहे हैं मेरे काम की, मगर एक थोड़ा सा पर्सनल स्टोरी दिखा दूं। मेरी बेटी मलिका जब पैदा हुई तो मैं वो मलिका मेरी पत्नी जो फरीदा है उसकी बेटी नहीं है। उससे मेरा डिवोर्स हो गया था 86 में। और उसके बाद मैं ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में रहता था। वहाँ में एक्वाडोर नाम का देश है, वहाँ की मतिल्दे तोमाला नाम की एक महिला से मेरा प्यार हो गया था। उससे मेरे शादी नहीं की, मगर उससे मेरी ये बेटी मलिका पैदा हुई। तो उस टाइम क्या हुआ कि मलिका पैदा होते ही मतिल्दे को मानसिक बीमारी हो गई, जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, वो हो गया। काफी औरतों को बच्चा पैदा होने के बाद डिप्रेशन हो जाता है। तो इसको ऐसा बहुत ही तीव्र प्रकार का डिप्रेशन हो गया, वो कभी ठीक ही नहीं हुई। तो वो अभी रहती है उसकी फैमिली के साथ एक्वाडोर में। और मलिका को मैंने एज ए सिंगल फादर पूरा मैंने उसको बड़ा किया, पाल किया। और शुरू में मेरी भांजी कविता बम्बई से मेरे को मदद करने आई। तो 1-1.5 साल वो मेरे उससे मदद मिला। उसके बाद उसकी भी शादी हो गई यहाँ। तो फिर मलिका को मैंने ही पूरा, मलिका जब 3 साल की थी उसके बाद पूरा मैंने ही उसको अकेले पाला है। तो ये पर्सनल स्टोरी बताना जरूरी था, क्योंकि ये फोटोग्राफ में वो तीनों यानी कविता और मलिका दोनों है साथ में, इसलिए बता दिया वो बड़ा किस्सा। ये भी आइकॉन का ही है ना, उसी शो का? यही आइकॉन का सेम एग्जीबिशन में पूरा बड़ा मेन गैलरी का व्यू है। जो पहला फोटो था वो साइड गैलरी का था, और ये उसका सबसे ऊपर का हिस्सा है, सेकंड फ्लोर पे वो है। और ये है एक्चुअली ये दिल्ली आर्ट गैलरी का इधर ब्रांच है न्यूयॉर्क में। तो उन लोगों ने भी ये आइकॉन से पहले इन लोगों ने एक्चुअली रॉकफेलर आर्टिस्ट का शो किया था। तो उसमें मैं और ये बीच में जो खड़े हैं सफेद बाल वाले, और नटर भाव सारे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं। बाजू में विभा गल्होत्रा है, वो एसीसी की रिसेंट उस टाइम फेलो थी। तो ये फोटो है 2016 का, 2016 या 2017 का। तो ये दिल्ली आर्ट गैलरी के शो का फोटोग्राफ है, जिसमें मैं साइड में खड़ा हूँ। और नटवर जी के बाजू में एसीसी की एक क्या बोलते हैं प्रोग्राम असिस्टेंट है, वो खड़ी है। और उसके बाद जो लास्ट खड़े हैं वो किशोर सिंह जी है, जो दिल्ली आर्ट गैलरी के क्रिटिक या इतिहासकार है, जो किताबें वो लोग छापते हैं, वो किशोर सिंह जी ही लिखते हैं सब कुछ। तो उस टाइम का ये फोटो है। वो ये भी वही
जगह का, वही इवेंट का फोटो है दिल्ली आर्ट गैलरी में, जिसमें किशोर जी लेक्चर दे रहे हैं, मैं नीचे बैठा हूँ और बाजू में एसएससी की प्रोग्राम असिस्टेंट खड़ी है, वो दोनों एसएससी का इतिहास बता रहे हैं उस लेक्चर में। ये मेरा स्टूडियो है मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में, जहाँ ये जब कोविड शुरू हुआ तो और तो कुछ करना नहीं था, और मैं रहता हूँ एक आर्टिस्ट बिल्डिंग है जिसका नाम है वेस्टबेथ आर्टिस्ट हाउसिंग। तो वो एक्चुअली बेल टेलीफोन करती थी, 120 साल पुराना बिल्डिंग है। और सब साइंटिस्ट लोग, आइंस्टाइन, एडिसन वगैरह मेरे बिल्डिंग में, जिस फ्लोर पे मैं घूमता हूँ उसी फ्लोर में वो घुमा करते थे, मगर उन लोगों ने ये जगह छोड़ दी, बेल टेलीफोन कंपनी ने जगह छोड़ दी, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं था उस टाइम 1970 में। तो एक कापलान फंड नाम की संस्था था जिन लोगों ने पैसे दिए और पूरा बिल्डिंग को आर्टिस्ट लोगों के लिए स्टूडियो और रेसिडेंस के लिए कन्वर्ट कर दिया। तो हमको बहुत बड़े बड़े लॉफ्ट यहाँ उन लोगों ने दिए हैं जिसमें हम रह भी सकते हैं और वहाँ वही जगह पे काम कर सकते हैं। तो ये मेरा काम करने का जो है, सारे आर्टिस्ट रहते हैं, सब सिर्फ विजुअल आर्टिस्ट नहीं, पूरे कल्चरल फील्ड के राइटर, पेंटर, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, डांसर, म्यूजिशियन, वो सब लोग रहते हैं। तो ये 6 फुट बाय 13 फुट की साइज का ड्राइंग मैं बना रहा हूँ। ये भी ये ड्राइंग भी, और अभी जो कलर वाला लाल लगाया था वो भी। तो ये जब कोविड शुरू हुआ तो बहुत बड़ा पेपर का रोल खोल के मैंने बोला अब तो और कुछ बाहर तो जाने की मना तो नहीं थी, मगर जाके कोई दिखता नहीं था, रास्ते सुनसान थे, तो घर में बैठे टाइम पास करने के लिए मैंने बोला अब तो बहुत बड़े काम करने चाहिए। तो मैंने कोविड शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ऐसे 6 फुट बाय 12-13 फुट के 5 ड्राइंग टोटल फिनिश किए हैं। तो ये जो लाल वाला दिख रहा है वो अनफिनिश्ड ड्राइंग है, उसमें फिर बाद में और भी काम हुआ था बाद में। बहुत बड़ी साइज का है, इतना बड़ा मैंने पहले कभी काम नहीं किया था। ये काम है 1986 का है। ये जब मेरा डिवोर्स हो गया था, फिर मैं न्यूयॉर्क छोड़ के फिलाडेल्फिया रहने गया था। उस जगह में एक स्टूडियो बनाया था, वहां मैं काम करता था। ये भी पेपर ड्राइंग ही किया है। ये मेरे ख्याल से 36 इंच या 36 बाय 36 इंच की साइज का है। और मिक्स मीडिया, बहुत सारे मीडियम है अंदर, एक्रेलिक है, इंक है, पेंसिल है, ग्रेफाइट है। एक आर्टिस्ट के जीवन का रिफ्लेक्शन तो दिखता है ना, स्प्रे पेंट चीजें उसमें इस्तेमाल। आर्टिस्ट के जीवन का रिफ्लेक्शन तो दिखता है ना। हाँ, वो तो अब अपने अंदर की जो ये व्यथा होती है, जो भी अपने जीवन में घटनाएं होती रहती है, वही तो उसमें किसी न किसी रूप में बाहर आती है। डायरेक्टली नहीं आती है तो इनडायरेक्टली, मगर फीलिंग के रूप में आ जाती है। बिल्कुल उसका इलस्ट्रेशन नहीं होता है, मगर जो एक एहसास व्यथा का होता है, अपना बेचैनी, वो जो दिल में होती है वो बाहर लाने का यही तरीका होता है कि जो उसको इलस्ट्रेट तो नहीं कर पाते, तो उसको एक सिंबॉलिक, अलग अलग के सिंबल बना के उसको इस्तेमाल करते हैं, तब ये हो जाता है। फिर ये है मेरा मिक्स मीडिया फोटोग्राफिक वर्क है। मैं 1981 में मेरे को ललित कला की रिसर्च फेलोशिप मिली थी, तो घड़ी वर्कशॉप में मैं 1 साल काम किया था, अमेरिका आया उसके पहले। तो उस टाइम में जब कॉलेज में था तो मैं ऑयल पेंटिंग करता था और फ्रांसिस बेकन की मेरे पर इन्फ्लुएंस हुआ करती थी, मगर मेरे दिमाग में मैं फोटोग्राफी भी करता था और पेंटिंग भी करता, एक साथ क्यों न करे।
तो फिर उस टाइम मैंने न्यूज़पेपर के फोटोग्राफ को रीफोटोग्राफ करके उसका कोलाज जैसा बना के फिर बहुत बड़ी साइज का ये पेंटिंग है 40 इंच बाय 40 इंच की साइज का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो प्रिंट है जिस पर मैंने फिर पेंटिंग किया है। तो ये एक कोई स्ट्रीट में जो क्या बोलते हैं दंगे फसाद होते रहते हैं ना पॉलिटिकल या हिंदू मुस्लिम लोगों का, उस हिसाब का कुछ चल रहा है, वो फोटोग्राफ लगा के उसकी वो फोटोग्राफ की आइडेंटिटी की, वरना कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बिल्कुल उसको बिल्कुल चेंज करके उसका पता नहीं चले कि कहाँ का सोर्स है और डायरेक्ट उसका कॉपी नहीं है, वो निकाल कॉपी का एलिमेंट निकालने के लिए उसको बहुत ही मॉडिफाई करके फिर उस पर पेंट किया है। तो ओके ये उस टाइम में पूरे न्यूज़पेपर में बहुत ही सब एक बहुत हिंसक फोटो आया करते थे क्योंकि उस टाइम में इंदिरा गांधी का टाइम था और इमरजेंसी वगैरह था। वो गुजरात में चिमन भाई पटेल का मुख्यमंत्री पद था, तो उस टाइम बहुत ही दंगे फसाद हुए, बहुत ही आंदोलन हुए और गलियों में बहुत ही हिंसा हिंसा हुआ करती थी। तो उसका ये रिफ्लेक्शन है। तो वो मेरे ऑयल पेंटिंग में लाना मुश्किल था, तो मैंने बोला कि अब फोटोग्राफ तो एक तो एक्चुअल इवेंट का फोटो होता है, उसके एलिमेंट लेके फिर उसमें अपने पेंटिंग में लगा दो। इधर देखो दूसरे एक नीचे के काले हिस्से में बहुत एक लाल पेंट का धब्बा लगा दिया है। तो वो सब सिंबॉलिक चीजें वो हिंसा को व्यक्त करने के लिए की हुई है। तो ये जब मेरा काम ऑयल पेंटिंग में से मिक्स मीडिया फोटोग्राफिक वर्क की तरफ चेंज होने लगा, उस टाइम का ये काम है। ओके इसमें ये बीच में कुछ कुछ जगह हाथ और पैर दिख रहे हैं। आ, ये जहां मैं कर्सर अच्छा। घुमा रहा हूँ। शायद हाथ और पैर तो नहीं लगा है, शायद मेरा वो जो क्या बोलते हैं कॉपीराइट के लिए मेरा वाटर मार्क शायद होगा, वो दिखता होगा, ओके वरना उसमें हाथ पैर वगैरह तो नहीं मैंने लगाया है कहीं भी। हाँ हाँ ये भी मिक्स मीडिया है मगर इसमें फोटोग्राफ नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्रेलिक है और उसमें मैंने वो फोटोग्राफ में जो करता था उसी टाइप का इमेज लाने का कोशिश किया है, मगर है ये बिल्कुल कैनवास पे बनाया हुआ पेंटिंग है। इसमें जो लिखा हुआ है वो कुछ टेक्स्ट है। वो टेक्स्ट अब तो मेरे को याद नहीं है, मगर वो टेक्स्ट होगा उस टाइम का, कोई जो वायोलेंट इवेंट हुआ होगा, जो हिंसक बात बनी होगी, उसकी न्यूज़पेपर में जो स्टोरी होगी उसमें से ही कोई पैराग्राफ लेके उसको मैंने फिर स्टेंसिल काट काट के, उस टाइम तो मशीन भी नहीं आता था स्टेंसिल बनाने का, तो मैं बिल्कुल वो न्यूज़पेपर में आया हुआ हेडिंग वगैरह होता था उसको वो एग्जैक्टो नाइफ्स लेके काट काट के स्टेंसिल बनाता था, फिर उस पर उससे मैं वो सब टेक्स्ट वगैरह पेंटिंग पे लगाने के लिए वो स्टेंसिल का इस्तेमाल करता था। एक एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, जैसे ये सब वॉर या हिंसा इन सब चीजों को भारत में हम अगर कोई गैलरी में हम शो करते हैं या फिर यहाँ के लोग उस चीज को नेगेटिव उसमें लेके जाते हैं, लेकिन आपको वहां पे कैसा रिस्पांस मिला इसका? यहाँ ऐसा कोई आम जनता है वो कोई दिक्कत नहीं करती है, जो भी कोई भी सब्जेक्ट का आप लगा दो जिसमें अगर किसी धर्म की का अपमान भी होता है, तो भी वो अगर अपमान वो उनको प्रोटेस्ट करना है तो गैलरी के बाहर हाथ में साइन वगैरह लेके खड़े रहेंगे, मगर पत्थरबाजी वगैरह नहीं करेंगे, खाली अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे कि भाई ये हमको पसंद नहीं आया। तो वो अपनी अपना एक्सप्रेशन बताएंगे, हम अपना एक्सप्रेशन बताते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग मारने लगेंगे। जैसे सलमान रश्दी ने सैतानिक वर्सेस लिखा, तो उसके उसके पर क्या बोलते हैं $5 मिलियन का $5 मिलियन का वो क्या बोलते हैं इनाम लगा दिया ईरान वालों ने। ऐसा नहीं करते हैं यहाँ। ओके ये भी कोई कंबोडिया या तो इंडोनेशिया में कोई
रिबेल ग्रुप होगा, उसका ग्रुप फोटो है, उसको मैंने 2 बार रिपीट करके एक ही प्रिंट में दोनों को 2 बार प्रिंट किया है, फिर उस पर पेंटिंग किया है। ये भी 40 इंच बाई 40 इंच का बहुत बड़ा फोटोग्राफ है जिस ओके। पर पेंट किया हुआ है। आप ऐसे शुरू से ही मिक्स मीडिया में काम करते आए हैं, कॉलेज समय के बाद से? नहीं, ये मैं मिक्स मीडिया में जब मैं दिल्ली गया, ललित कला का रिसर्च फेलोशिप घड़ी स्टूडियो में मिला, उस टाइम से मैंने मिक्स मीडिया करना शुरू कर दिया। ओके। ये है छोटा सा ड्राइंग है, मेरे ख्याल से 24 बाई 30 इंच की साइज का है। इसमें फोटो ट्रांसफर किए हुए हैं, कुछ फिल्म के अभिनेत्री अभिनेता वगैरह नाच रहे हैं, उसका फोटो ट्रांसफर किया है। और बाकी अपने जो रास्ते पे देव देवियों के वो छोटे छोटे पोस्टर मिलते हैं, उसका भी वो क्या बोलते हैं, लेजर प्रिंट बना के एक वैक्सी पेपर आते हैं जिस पर लेजर प्रिंट करके फिर उसको हीट ट्रांसफर करने से पेपर पर वो चला गया है। उस पर आजू बाजू में फिर मैंने अपने वाटर कलर एक्रेलिक वगैरह से पेंट किया हुआ है। ओके। ये फोटोज तो बहुत मैं पहले फोटोग्राफी भी करती। हाँ, ये जो अहमदाबाद में भद्र के किले के नजदीक जो स्ट्रीट पे बैठ के लोग अपनी चीजें बेचते हैं, उस टाइप का एक स्टॉल है जिसमें उन्हें एक अम्ब्रेला, अपना एक छाता खोल के उल्टा रख दिया, जिसमें सब वो उसके पास वो प्लास्टिक पर छपे हुए सब चित्र है देव देवियों वगैरह के, वो लगा दिया है। और तो उससे एक अच्छा बहुत बड़ा पैटर्न बन गया। तो मैं फोटोग्राफी भी मैंने बोला कि करता था, अभी भी करता हूँ। तो उस टाइम का लिया हुआ ये मेरा फोटोग्राफ है जिसमें पेंट कुछ नहीं किया है, सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट फोटोग्राफ है, फोटोशॉप भी नहीं है इसमें। बिल्कुल जो चीजें दिखती है वही है बस। ये भी अब मैं जब एमए खत्म हो गया मेरा बड़ौदा में, तो कसौली में सबसे पहले विमान सुंदरम ने कैंप करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कैंप में मेरे को भी बुलाया था, तो मैं गया था। तो वो ये कसौली के जहाँ विमान सुंदरम जी का घर है उससे थोड़े ही दूर पर एक ये सब चीजें रिपेयर करने वाले आदमी की दुकान थी छोटी सी। तो इस दुकान के अंदर सब कैलेंडर पोस्टर वगैरह लगे हुए थे और बाहर वो बैठ के एक बाल्टी को ठीक कर रहा है, ऐसा देखा मेरे को। तो मैंने फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो उस टाइम ले लिया था। ओके। ये होगा 1976 के टाइम का। ये है ड्राइंग मेरे को यहाँ अभी लास्ट ईयर जो विटनी म्यूजियम का बिनाले हुआ, तो बिनाले शुरू हो गया। उसके बाद एक आर्टिस्ट जो बिनाले में बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, उसने एक प्रोजेक्ट किया कि मैं सब जिन लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका सब काम हम ये प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद बिनाले में लगा देंगे। तो ये ड्राइंग मैंने किया था। उसने विषय रखा था कि तुमको आर्टिस्ट होने से तुम्हारे करियर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है। तो मैंने अपना प्रॉब्लम बताने के लिए मैंने बोला कि उसको ठीक से बता नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने कंप्यूटर में एक ऐसा फॉन्ट यूज किया कि जो कोई लैंग्वेज का फॉन्ट नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे गार्बेज जैसी। मैंने एक्चुअली तो मैंने लिखा था साइड में कि ये मेरा कहना है, वही जो इंग्लिश जो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट्स थे उसको ये एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट में कन्वर्ट करके फिर उसका प्रिंट बनाया और उस पर मैंने हाथ से ड्राइंग किया है। और ये ड्राइंग मेरा विटनी म्यूजियम के बिनाले में प्रदर्शित हुआ था पिछले साल। क्योंकि ये जब इमेज आपने भेजा था ना, मैं वही सोच रहा था ये क्या लेटर है, क्या लिखा हुआ है। एक हम अपने इमेजिनेशन वो कंप्यूटर में आप देखेंगे, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जिसमें कुछ फॉन्ट इस टाइप के हैं। ये कौन सी लैंग्वेज के वो तो पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई लैंग्वेज के नहीं है, मगर ये लोग जो डेवलपर करते हैं ना वो लोग कुछ ऐसा बेटा उसको बोलते हैं, बेटा स्वरूप बोलते हैं, ऐसा करके लगा देते हैं। तो मैंने लिखा एक्चुअली जो पढ़ सकते हैं ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर उसको
मैंने बोला कि चलो इसका फॉन्ट इस टाइप का चेंज कर देते हैं, तो वो क्लिक किया तो वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में से ये सा हो गया। तो ओके। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी मेरे को जो कहना है वही बात हो गई, कह नहीं पा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल विजुअली हो गई इसमें कि मैं इसमें से कोई पढ़ेगा तो उसको भी मैं क्या कहना चाहता हूँ वो पता नहीं चलेगा। सही तो बात। ये सबसे बड़ा आर्टिस्ट का कैरियर में प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो हमारा ऑडियंस वो समझ नहीं पाते हैं नहीं कभी बात। भी। ये बात है। ये भी जो पहले एक वो ट्रांसफर किया हुआ ड्राइंग मैंने बताया था, उस टाइम हाँ मैंने जी। 3 ड्राइंग बनाए थे, उसमें से ये दूसरा एक ड्राइंग है। तो ओके। ये भी महाकाली जी का छोटा सा एक पोस्टर था, उसको उसका रिफोटो वो क्या बोलते हैं लेजर प्रिंट बना के हम्म। हीट ट्रांसफर करके कागज पे लगा दिया है और उसके फिर आजू बाजू तो ये वाटर इस तरह कलर के और जो काम एक्रेलिक होते से हैं, पेंट। इसका मार्केट है वहाँ? अब मार्केट के लिए तो अब मार्केट का मतलब बहुत ही यहाँ अलग है। ओके। मार्केट तुम आप लोग क्या बनाते हैं उसके हिसाब से आर्ट 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 वर्क के नाम पे मार्केट नहीं होता है, मार्केट होता है आर्टिस्ट के नाम पे। बिल्कुल। यानी आर्टिस्ट अगर हीरो बन गया तो वो कुछ भी करेगा वो बिकेगा। बिल्कुल। अगर आर्टिस्ट को कोई नहीं जानता है तो आप दुनिया की सबसे अच्छी तस्वीर बनाएंगे तो भी कोई नहीं भी कोई खरीदेगा, नहीं, ऐसी बिल्कुल। बात है। तो मार्केट का ये बहुत बहुत आर्ट मार्केट है नहीं, वो कला की एक्चुअली मार्केट है ही नहीं। वो एक जिसका उन लोगों ने जिसको प्रोत्साहन दे दे के बहुत बड़ा नाम बना दिया, बिल्कुल। वो नाम को बेचने की मार्केट है, वो वो आर्ट बेचने की वो मार्केट नहीं दांव है। लगाने वाला घोड़ा। बस 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 घोड़े के दाव जिस घोड़े पर आप दाव लगाए वो जीतने वाला घोड़ा है, हाँ हाँ। तो उस पर उसकी बात चलेगी वरना नहीं चलेगी। ऐसी सही बात है। बात। ये तो सब जगह का है। हाँ बस बस ये पूरी पूरी दुनिया में ये यहाँ का है ऐसा नहीं है। हम्म। मेरे ख्याल से यहाँ के हिसाब से भारत में थोड़ी परिस्थिति अच्छी है कि वहाँ जिसको कोई काम पसंद आ जाता है तो उस हिसाब से भी बिल्कुल। खरीदते हैं। अब बिल्कुल। गोवा में तो मेरे को कोई जानता नहीं है और एक मेरा फोटोग्राफ वहाँ गीतांजलि गैलरी में एक ग्रुप शो में प्रदर्शित हुआ था, वो आदमी मेरे को भी जानता नहीं है, मेरा काम भी कभी नहीं जानता है, मगर उसको वो फोटोग्राफ बहुत पसंद आ गया तो वो कनेक्ट कर। गीतांजलि से उसने खरीद लिया था। ऐसा ऐसा अमेरिका में नहीं होता है। ओके। अमेरिका में कनेक्शन से ही बेचते हैं कि अगर आप मैंने जितना भी बेचा इधर तो वो सब कलेक्टर लोगों को मैं पर्सनली जानता था, इसलिए मेरा वो ओके। खरीद रहे थे। ये काम कहाँ है? ये काम अभी भारत में मेरे राजकोट में मेरे बहन के घर पड़ा हुआ है। ओके। ये प्रदर्शित हुआ था वो बेंगलोर में जो गैलरी है सुमुखा गैलरी, हम्म। उसके बाद उसमें से जो जो चीजें नहीं बिकी वो फिर उन लोगों ने मेरे बहन के घर पार्सल भेज भेज दी। दिया, तो ये काम हुआ। ये पूरा एक्रेलिक में बनाया हुआ बहुत काम है। खूबसूरत काम है लेकिन। ये कोई मेरे ख्याल से 2002 की साल की टाइम का है। 2002 में वो शो हुआ था मेरा, हाँ तो हाँ। उस टाइम का ये काम है। ओके, बहुत सुंदर काम है ये तो ये पीवीआर भी एक्सपोर्ट का। अहमदाबाद में 3 दरवाजा है, उसके 3 दरवाजा के अंदर खिड़कियां है जिसमें ये जाली है। तो हम्म। वो जाली के इस तरफ के बाहर कोई ये बैंगन अरे क्या बोलते हैं चूड़ी। इसको बेंगल्स, हाँ बेंगल्स वगैरह बेच रहे हैं, वो चूड़िया वगैरह बेच रहा है कोई आदमी। और दूसरी तरफ से एक लड़का, मैं फोटोग्राफ ले रहा हूँ इसलिए वो मेरे को देख रहा है, ऐसा है। तो उस हिसाब से कंपोजिशन अच्छा हो गया, और नीचे वो कलरफुल है पीछे जो ऊपर। स्पीड में वो स्कूटर जा रहा है वो हाँ सब। स्पीड में स्कूटर वगैरह चले जा रहे हैं, तो स्लाइड फिल्म वो कोडाक्रोम फिल्म आया करती थी उस टाइम में, वो सबसे स्लो फिल्म 25 ASA की फिल्म आती थी, तो बहुत ही स्लो फिल्म हुआ करती थी, तो उसको मगर उसके कलर सेचुएशन बहुत ही अच्छा हुआ करता था, इसलिए वो फिल्म बहुत ही पॉपुलर थी। तो हम्म। उस फिल्म का लिया हुआ ये फोटोग्राफ है, तो उसमें स्लो एक्सपोजर लेना पड़ा है, तो वो स्कूटर वगैरह जो स्पीड में जा रहे हैं वो ब्लर हो गए उसके हिसाब से। हाँ, बहुत सुंदर है ये। हम्म।
ये एक बहुत बड़ा पेंटिंग है, मेरे ख्याल से ये भी 6 फुट बाय 8 फुट, या तो 8 फुट तो होगा ही कम से कम। और ये इसमें भी बहुत सारा मिक्स मीडिया है, बहुत सारे ट्रांसफर भी है, बहुत सारे हाथ से पेंट किए हुए चीज भी है, और बहुत सारे मीडियम्स भी है। और ये आप देखेंगे तो सब पेंटिंग में जो भी है सब्जेक्ट, उसको छोड़ के जो एलिमेंट का अंदर वो जो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनता है, उससे उससे फीलिंग हिंसक ही निकलती है। तो वो एक देखने में, अब बीच में देखो ये सर्कल के अंदर बहुत सुंदर सी स्त्री दिख रही है, मगर उसका उसको वो जो पीछे चीजें है उसका कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए एक सुंदरता भी रख दी है, और पीछे बिल्कुल हिंसक चीजें भी है। तो हिंसा कभी कभी बहुत सुंदर भी हो सकती है। फ्रांसिस बेकन के काम आप देखेंगे तो लोगों को लगेगा अरे ये क्या बनाया, कितना अगली काम है, जैसे जैसे कोई मांस के टुकड़े काटे हुए लगते हैं। मगर वो बोलता था कि वो ब्लड फ्लैश वगैरह में बहुत ही सुंदरता होती है, ऐसा फ्रांसिस बेकन का मानना था। तो मैं तो बिल्कुल उसकी तरह नहीं मानता हूँ, मगर मेरे ख्याल से कभी कभी हिंसक चीजों में भी सुंदरता विजुअली सुंदरता होती है। बिल्कुल। और फिर मैंने वो फोटोग्राफ जो रियल लाइफ के थे उसमें से धीरे धीरे अपने अपनी माइथोलॉजी की तरफ मेरा लगाव बढ़ने लगा। और एक्चुअली मैं जब यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहने लगा तो भारत में रहता था, भारत में अहमदाबाद वगैरह रहता था, वो बहुत मिस होता था। तो वो मिस नहीं हुए, यानी उसको वो अपने देश को रिविजिट करने के लिए अपने माइथोलॉजिकल फिगर का पेंटिंग्स वगैरह करना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से थोड़ी तसल्ली मिल जाती थी कि चलो मैं अपने फिजिकली अपने देश में नहीं हूँ, मगर अपने काम करने से तो अपने देश में ही मैं वापस जाता हूँ हर बार जब काम करता हूँ। तो ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पेंटिंग है। ये जब पहली बार यहाँ एक वेबसाइट फेसबुक टाइप की पहले हुआ करती थी जिसका नाम था अनदर सबकॉन्टिनेंट, तो वो बिल्कुल साउथ एशियन लोगों के लिए ही सिर्फ सीमित थी वो वेबसाइट। तो उन लोगों ने मेरा एक फीचर पब्लिश किया था, तो इसमें ये पेंटिंग था। तो काफी मेंबर्स लोग बहुत नाराज हो गए कि आपने विष्णु जी को शेषनाग के बदले कार पे कैसे बैठा दिया है। तो इसके पीछे का जो ये ऐसा करने का जो मेरा मतलब था कि काफी सालों से अगर आप मानते हैं ईश्वर वगैरह में, या तो आप अपनी जो कल्चर है उसको आप एडवोकेट करते हैं, तो दुनिया में बहुत सारे देश, बहुत सारे ग्रुप है जो आपको अटैक करेंगे, आपको क्या बोलते हैं, उग्रतावादी बोलेंगे कि अरे आप तो जो चीजें सच नहीं है उसमें मानते हैं, आप तो भगवान में मानते हैं, आप तो विष्णु में मानते हैं, कृष्ण में मानते हैं। तो ये पेंटिंग का टाइटल है टारगेट ऑफ 1000 थीव्स, यानी 1000 चोरों का निशाना बना हुआ ये जो भगवान की आकृति है वो पूरी दुनिया में ये दुष्ट लोगों का निशाना बनी हुई है। तो उस हिसाब से आप देखें तो इस पेंटिंग में कार के ऊपर एक तोप का नालचा भी आप देख सकते हैं। कार के पर आप बीच में देखेंगे तो जैसे कोई बम गिर रहा है, नीचे से भी एक तोप तकी हुई है, और जो कार है उसके आगे का जो लाइट का हिस्सा है, कांच वगैरह वो सब टूटे हुए हैं, उस पर विष्णु को मैंने बैठा दिया है। तो वो जो लोग आर्ट को विजुअली नहीं समझ पाते हैं वो बहुत लोग नाराज हो गए। तो वो anothersubcontinent.com में उसके लिए बहुत लंबा डिस्कशन 2-3 साल तक लोग लिखते रहे इसके बारे में, और मैं जवाब देता रहा। तो बहुत लंबी बात चली वो। तो उस टाइम का ये पेंटिंग तो मैं ये पेंटिंग बना के मैं किसी को
हिंदू बना दूं, ऐसा कोई उसके उसके पीछे मेरा उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं जिसमें जिस जिस चीज को बना रहा हूँ उसको आज लोग बहुत अटैक कर रहे हैं, वो एक मेरा कहने का उसमें एक उद्देश्य था बस। और ये वो जो छोटे ड्राइंग मैंने बोला ना कि 3 बनाए थे, उसमें से ये तीसरा है। तो ये भी फोटो ट्रांसफर है। इसमें भी और आजकल मैं आजकल मैं बुक यहाँ अमेरिकन कल्चर में किताबें छापना, कैटलॉग छापना इतनी इतनी बड़ी इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा है कि वो लोग उसको फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और उसको बिना खोले उसका प्लास्टिक रेपर भी निकाले बिना गार्बेज में फेंक देते हैं। अगर यहाँ एक आर्मरी शो होते हैं जो आर्ट का जैसे इंडिया आर्ट फेयर वगैरह उस टाइप का बहुत बड़ा आर्मरी शो होता है, तो वहां मैं जब जाता हूँ तो इतने सारे कैटलॉग होते हैं। फिर वो ये आर्मरी शो तो होता है 3 दिन का खाली, फिर उसके बाद वो कैटलॉग को क्या करेंगे, तो उसको गार्बेज में फेंक देते। तो वो सब लाके मैं उस पर उसमें बहुत कैटलॉग में तो बहुत सारे पन्ने होते थे, तो मैं थोड़ा उसको साइज छोटे करने के लिए पन्ने काट देता था और उस पर पेंट करता था। तो वो उसमें मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो कागज की किताबें जो छापते हैं और उसको गार्बेज में फेंक देते हैं, तो उससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। तो मेरा ये पेंटिंग, ये बुक के पेज पेंट करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये रहा कि वो जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको थोड़ा रिवर्स कर दूं, कि चलो कुछ किताबें बचा लूं जिसको मैं आर्ट वर्क में रूपांतरित कर दूं। उस हिसाब से वो कम से कम गार्बेज में सड़ने से बच जाए। बिल्कुल। ये भी उसी टाइप के पूरा स्प्रेड है। किताब बिल्कुल फ्लैट खुली हुई है और उस पर बनाया हुआ ये मेरा ड्राइंग, और उसमें कुछ जो छपे हुए शब्द है वो तो उसी में किताब के ही थे। ओके। ये भी एक किताब का पन्ना है जिसमें अपने एक मिनिएचर पेंटिंग की एक औरत का बस्ट है अंदर। ये भी कैटलॉग का है जिसमें वो आर्ट डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क का, उसका नक्शा बना हुआ है, और वो नक्शे को मैंने आर्ट की तरफ जाने के लिए एक नक्शा भी चाहिए, वो एक ऐसा आइडिया लेके वो नक्शे को ड्राइंग बना दिया है। अच्छा, ये जो काम ये है भी उसी टाइप का एक आपका एक कॉपीराइट वाला नाम दिख रहा है, ये अमेरिका में ये मसला बहुत होता है क्या? अब अमेरिका की बात नहीं होती है, वो जब मैं कॉपीराइट का वो वाटरमार्क इसलिए लगाता हूँ कि मैं ये इंटरनेट पे लगा देता हूँ, तो बहुत सारे लोग बिना मुझे पूछे, सिर्फ मेरी बात नहीं है, कोई भी किसी भी का काम हो, बिना पूछे उठा लेते हैं। तो इसलिए अगर मैंने वाटरमार्क रखा है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर आजकल तो वाटरमार्क को निकालना भी मुश्किल नहीं है। फोटोशॉप पे वाटरमार्क निकाल सकते हैं आप बिल्कुल। तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है इससे। ये सब अलग अलग पेजेस है, तो वो ये एक्चुअली पूरी जब किताब बनती है तो उसका एग्जिबिट करने का एक आइडिया मेरा ऐसा है कि वो पूरा किताब का एक पूरा ढक बना दे, जैसे कि उसको डिस्प्ले करने के बदले पूरा रूम के बीच में एक के ऊपर एक छोड़ दो जैसे फेंका हुआ है। और लोग जो देखने आए उसको उठा के देख सकते हैं, देखने के बाद वापस रख सकते हैं। ऐसी साइन लगी होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ उठा के जहां से उठाई वहीं रखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी वापस रख दो। तो इस हिसाब के वो जो उसका शेप है पूरा ढंग का वो बदलता रहेगा। तो उसमें वो जब पेड़ छोटे से बड़ा होता है तो उसका स्वरूप बदलता रहता है ना, उसी टाइप का एक आइडिया है। और ये सब काम है वही फोटोग्राफिक वायलेंस जो इन सब चीजें हुआ करती थी उस टाइप के सब काम है। ये भी स्ट्रीट में कोई लोग दौड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उस टाइप के। ये ड्राइंग है? ये है मेरा पुराना काम। जब मैं बीए का लास्ट ईयर में था उस टाइम मैंने
ग्रेफाइट पे ड्राइंग करना शुरू किया। और उस टाइम में एक लाइफ मैगजीन में एक इश्यू आया था जिसमें ये जो फ्लाइंग फॉक्स यानी अपने क्या उसको बोलते चमगीदड़ बोलते हैं ना, हाँ हाँ उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स है। उसमें से इंस्पिरेशन लेके मैंने काफी ऐसे ड्राइंग बनाए और ये सुब्रमण्यम साहब को बहुत ही पसंद आया। तो इसके बारे में जब मेरा पहला शो हुआ इन ड्राइंग का, तो उसके लिए एक आर्टिकल भी उन सुब्रमण्यम साहब ने लिख दिया था मेरे को। ओके। पहला और ये काम जो अभी आप पहले वाले पीछे के इमेज पे जा सकते हैं। जी जी ये ड्राइंग है वो अकबर पदमसी ने खरीदा हुआ है, तो ये अकबर पदमसी के कलेक्शन में है। ओके। आपका पहला सोलो कहाँ हुआ था? सबसे पहला सोलो मेरा हुआ आर्ट हेरिटेज, अलकाजी साहब की आर्ट हेरिटेज गैलरी है दिल्ली में, वहां। जी जी ये भी सब्जेक्ट वही है मगर ये वुडकट बनाया हुआ है मैंने, तो ये वुडकट प्रिंट है उसकी चमगिदड़ की। ओके। ये मेरा फोटोग्राफ है जब मैं गांधीनगर रहता था। तो गांधीनगर के पास पेथापुर नाम का गांव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव है। तो साबरमती नदी वहां से भी गुजरती है, तो वहां मैं एक बार फोटोग्राफी करने गया था। तो वहां बहुत सारे लोगों के पास ऊंट, कैमल वगैरह और भैंस वगैरह होती है, तो वो सबको नहलाते हैं नदी में पानी में डाल के। तो उसी टाइम में एक औरत भी वहां नहा रही थी, तो ये फोटो उस टाइम का लिया हुआ है। ये है मेरे ख्याल से 77 के साल, 1977 में लिया हुआ फोटो है शायद। हाँ, ये भी साबरमती नदी का फोटोग्राफ है मगर ये अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जो है उसके नजदीक के एरिया में है ये लिया हुआ फोटो। एक आदमी पुराना कुआं होगा नदी के अंदर, उस पर उसकी दीवार पर बैठ के क्या बोलते हैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिशिंग। ये कच्छ का है? ये है राजस्थान का है, पुष्कर का मेला होता है राजस्थान में। जी जी तो हम लोग पुष्कर गए थे उस टाइम, वहाँ मेले के अंदर ये यहाँ की ये जो बंजारे लोग हैं वो लोग पैसे कमाने के लिए वो लोग नाच दिखाते, वगैरह करते थे। तो उस टाइम की ये बंजारा लड़की डांस कर रही है, उसका फोटो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में लिया हुआ है। ये साबरमती नदी तो अभी तो बिल्कुल नदी ही नहीं बची है। तो उस बहुत जब मैं अहमदाबाद रहता था उस टाइम में साबरमती नदी के अंदर ये रंगरेज लोग या वगैरह का बनाने का, रंगने का काम किया करते थे। तो वो नदी में वो पानी के अंदर कलर डाल के रंग लगाए गए, फिर उसको रेत के ऊपर ऐसे सूखने के लिए लगा देते थे। तो ये सब साड़ियाँ सूखने के लिए लगाई हुई है और उसी कारीगरों लोगों के फैमिली के की औरत और उसकी बेटी वहाँ उस पर से गुजर रही है। ओके। ये जो एलिस ब्रिज है अहमदाबाद के साबरमती के ऊपर, उसके नजदीक का वो फोटोग्राफ था। ये मैंने मेरी बहन की एक खेत है सौराष्ट्र में, कोटरा पीठा नाम का गांव है बाबरा के नजदीक में। तो मैंने काफी वो लोग वो नवरात्रि के टाइम के महाभारत रामायण वगैरह के खेल किया करते थे। वो लोगों को बोला कि तुम लोग मेरे लिए ऐसा ड्रेस वगैरह पहन के पोज करो और मेरे को फोटो लेना है मेरे काम के लिए। तो उस टाइम में ये लड़का कृष्ण बन के खड़ा है और मैंने फोटोग्राफ लिए। ऐसे काफी मैंने लिए थे जो बाद में पेंटिंग में भी यूज किए थे मैंने। ये ऐसा मेरा भी एक दो फोटोग्राफ है। अच्छा। पापा ने लिया था। ये अहमदाबाद का फोटो है, कोई बूढ़ी औरत लोग गुजरते हुए लोगों से पैसे मांग रही है। ये भी बहुत पुराना फोटोग्राफ है, कुछ 76 77 के साल का होगा।
ये फोटोग्राफ में जो मैंने वो कृष्ण जी का फोटो लिया था ना, लड़के को बोला कि तुम कृष्ण बन के खड़ा रहो, जी जी ऐसे एक 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 लड़का राधा बन के खड़ा है, एक एक लड़का कृष्ण बन के खड़ा है, ऐसा फोटोग्राफ मैंने लिया। फिर उस फोटोग्राफ को मैंने एक्चुअली नेगेटिव को कैनवास पर फोटोग्राफिक तरीके से ही प्रिंट की है। कैनवास पर फोटो इमल्शन लगाया है, और ये जो दो बैल बैठे हुए वो भी फोटोग्राफ का हिस्सा है। उसको कैनवास पे प्रिंट करके फिर उस पर मैंने पेंटिंग बनाया है। ओके। तो ये उस समय ये कब का काम है ये है 1998 का काम है। तो उस समय कैनवास पे होता था प्रिंट? हाँ, ये जो फोटो इमल्शन है वो तो बहुत पहले से मिलता था, मगर उसमें क्या है कि वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में अभी भी मिलता है। हाँ हाँ अब कैनवास पे वो इमल्शन लगा के फोटो बनाए, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में मिलता है। फिर कलर जितना भी दिखता है वो तो मैंने पेंट किया हुआ है, तो एक्चुअल फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट में था। हाँ हाँ। तो अभी मेरी बेटी ये टेक्निक सीखना चाहती है, तो मेरे को बोलती है डैडी मेरे को आप ये सिखाइए। मेरी बेटी मलिका भी तो आर्टिस्ट बनी हुई है, वो उसने भी यहाँ के कॉलेज में से फाइन आर्ट्स का ही कोर्स किया हुआ है, ओके तो उसको उसको ये टेक्निक सीखनी है। तो ये ऐसे मेरे को तो कुछ कोई किताब पढ़ के बनाया ऐसा कुछ नहीं, दिमाग में आया कि ऐसा कर सकते हैं। फोटोग्राफिक स्टोर में देखा कि भाई यहाँ इमल्शन तो मिलता है, तो फिर मैंने बोला चलो इमल्शन को या तो लकड़ी पर लगा देंगे या कैनवास पर लगा देंगे। तो थोड़ा उसके साथ जो फ्लायर वगैरह आया था उसमें लिखा किस किस चीज पर कर सकते हैं। हाँ तो हाँ उसमें कैनवास है जिस पर क्या बोलते हैं, ऊपर जो सफेद लगाते हैं ना, वो कुछ लगाया हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छा जो नॉर्मल कपड़ा होता कैनवास है उसी पर नॉर्मल डायरेक्ट किया हुआ है। उस पर उस पर कोई भी जेसो वगैरह का लेयर नहीं लगाया। क्या जेसो साइज लगाने से जेसो से प्रिंट नहीं हो पाता है, वो निकल जाता है। ओके बट ये साइज क्या है इसका? इसकी साइज है 60, मेरे ख्याल से उसकी चौड़ाई 60 इंच है, तो लंबाई मेरे ख्याल से 66 या 70 के करीब होनी चाहिए। ओके तो इतने बड़े उसमें हो जाता है ट्रांसफर? हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली क्या किया कि अपने बाथरूम को डार्क रूम बना के फिर ये जो नेगेटिव्स थे हाँ उसको एनलार्जर के बदले स्लाइड प्रोजेक्टर में डाल के प्रिंट किया है। ओके तो आप देखेंगे कि वो जो प्रिंट का क्वालिटी है वो बिल्कुल शार्पनेस बहुत नहीं है। तो हाँ हाँ मेरे को शार्पनेस की जरूरत नहीं थी, वरना मेरे पास एनलार्जर भी है, एनलार्जर से प्रिंट करता तो बहुत शार्प आ जाता। तो मैंने उसमें ये लोगों की जो पहचान है वो एकदम देखने को मिल क्लियर जाती, दिखने वो लगता मेरे को नहीं करना था। वो उसकी पहचान छुपाने के लिए मैंने स्लाइड प्रोजेक्टर से प्रिंट किया है, ताकि थोड़ा फजी आउट ऑफ फोकस प्रिंट हो जाए थोड़ा। क्योंकि मैंने भारत भूमि में ये बहुत बड़ा सा इंलार्जर देखा है वो पूरा इतना बड़ा सा हम्म हम्म और वो ऐसे फ्लोर पे रखा हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा। फोल्ड रहता है ना फोल्ड ऐसा किया हुआ वो। हाँ हाँ तो मैं एक दिन पूछा कि ये इसका क्या इस्तेमाल, तो वो जिनसे पूछा था उनको भी नहीं पता था वो। बट अच्छा। मुझे मालूम था कि ये कोई चीज को इनलार्ज करने के लिए ही होगा वो। पहले बड़ी बड़ी हाँ बड़ी बड़ी हाँ तो हाँ, वो ऊपर आजकल तो वो कोई चीज आजकल तो बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है, मगर मेरे पास वो पुराने एनलार्जर, पुराने स्लाइड प्रोजेक्टर, पुराना फिल्म कैमरा सब कुछ अभी मैंने बचा के रखा है, उसको अरे फेंक नहीं वाह दिया है मैंने। बहुत सुंदर। अच्छा यहाँ पे आपका स्लाइड शो खत्म हो रहा है। हम्म, दूसरा हम चाहेंगे कि नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो हाँ, आर्टिस्ट हाँ। हैं जो भी पास आउट होकर निकले हैं उनके लिए आप क्या ऐसे मैसेज देना चाहेंगे उनको लाइफ में काम आए? अब मैं तो पहले तो मैं अपने को मैसेज देने के, किसी यंग जनरेशन को मैसेज देने के लिए मैं अपने को लायक व्यक्ति नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में काफी गड़बड़ की है। और अब मेरा खुद का जीवन गड़बड़ से भरा है, तो मैं किसी को कैसे सलाह दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ मगर खाली कला के बारे में मैं उसको कह सकता हूँ कि अगर आपको कलाकार बनना है,
आपको दिमाग में पहले दो बात रखनी चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं या कलाकार बनना है। अगर कलाकार बनना है और पैसे नहीं बन पाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी अगर आपके दिल में ऐसा आपने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर मेरे को बनना तो कलाकार ही है, तो जरूर कलाकार बनिए। अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है तो बहुत सारे फील्ड है जिसमें कला से ज्यादा पैसे बन सकते हैं और वो आसान भी है पैसे बनाना उसमें। तो अगर पैसे का बात है तो कलाकार मत बनिए, क्योंकि फिर आप जो भी विरासत में छोड़ जाएंगे, जो भी कलाकृतियां बना के, उसके अंदर वो अपने अंदर जो अपने दिल में जो हुआ था आपको उसका एहसास नहीं होगा, तो वो बकवास चीजें अपने इतिहास में छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा ना हो इसलिए आप या तो पैसा बनाने का ही कोई प्रवृत्ति कर ले, कला बनाने की प्रवृत्ति करे। अगर कला बनाते बनाते पैसे मिल गए तो धन्यवाद, बहुत खुशी की बात है। नहीं बने तो आपके पास कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि आपका जीवन चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना कह सकता हूँ। बाकी तो कोई आप अच्छा बने बुरा बने ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं अच्छा हूँ न बुरा हूँ, दोनों का मिश्रण हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ये सब चीजें तो होती ही हैं। हाँ। और आजकल जो चीजें होते हैं, कोई लोग लेफ्टिस्ट होते हैं, राइटिस्ट होते हैं, वामपंथी होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स है, उस चीजों में भी मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के विरोध भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। दोनों में कुछ कुछ चीजें अच्छी है, दोनों में कुछ कुछ चीजें बुरी भी है। तो आंखें बंद करके अगर आप लेफ्टिस्ट है और कार्ल मार्क्स के पीछे आंखें बंद करके उसका अनुकरण करते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। अगर आप सोच के अपना अपना एक अलग रास्ता बनाए तब बात ठीक है, वरना आप जितने जो मान्यता वाले लोग हैं उसको अंधश्रद्धा वाले लोग मानते हैं, उसी तरह आप मार्क्स अंधश्रद्धा अपने दिमाग में रख के ही उसकी पूजा करते हैं। तो कोई राम की पूजा करता है और कोई कार्ल मार्क्स की पूजा करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं उन चीजों से बाहर ही रहता हूँ, उसमें मेरा कोई पर्सनल मेरा इन्वॉल्वमेंट किसी में नहीं है। दूसरा एक चीज कि अभी जैसे ये आपके बातचीत के बाद मैं दो चार नाम आपसे चाहूंगा जो वहां पे हैं, जैसे आपने एक दो लोगों के नाम बताए, उनसे हम आपके थ्रू संपर्क करना चाहेंगे जिनसे हम बातचीत कर सकें। और आप इस चैनल के लिए दो शब्द जरूर कहिएगा कि आपने देखे वीडियो, कब देखे, कैसे पता चला इस चैनल के बारे में। ये आपका प्रयास कला के क्षेत्र में आजकल तो हो रहा है, मगर पहले तो कुछ भी नहीं था, कहीं यूट्यूब भी कहाँ थी, कोई कुछ भी नहीं था, तो कोई कौन क्या करता है कोई कुछ पता नहीं चलता था किसी को। तो अब इंटरनेट जैसी चीजें आ गई है तो इस हिसाब से लोगों का एक एक्सपोजर बने, लोगों को पता चले कि कोई कहीं भी रह के कुछ न कुछ कर रहे हैं लोग, तो उसमें आप एक अपना आप उसके माध्यम बन रहे हैं, तो उस हिसाब से बात बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो आप करते रहिए। और आप आपने दो तीन नाम तो मैंने बताए थे, मगर वो लोग करेंगे कि नहीं कुछ नहीं। अब जो भारतीय कलाकार इधर न्यूयॉर्क में रहते हैं उसमें सजल सरकार रहते हैं, तारा सबलवार रहती है, नटवर भावसार रहते हैं, एक भगवान कपूर नाम के भी कलाकार है, मगर वो 90 साल के हो गए, उसको सुनाई नहीं देता है तो वो मुश्किल होगा। और इला शाह नाम की एक अहमदाबाद की कलाकार है, वो भी यहाँ रहती है। और काफी ये विजय कुमार नाम का इधर ग्राफिक आर्टिस्ट रहता है, उसने एक पूरा लिस्ट बनाया था जिसमें 25-30 लोगों का एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह बनाया था, मगर वो बहुत सालों पुराना था। तो अभी तो काफी लोगों का वो नंबर एड्रेस सब कुछ बदल गया है। मगर डाकोजी देवराज भी यहाँ रहते हैं, विजय कुमार भी यहीं रहते हैं, तो उन लोगों का आप कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतना काफी सारा पुराने समय लोग हैं निकाला वो आपने, ऐसा कुछ। हाँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक और है। उन दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो इन धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे मेरे को ये चांस देने के लिए आपका धन्यवाद। नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स के ज़रिए अपनी विचार रखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नए अंक के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। ओके, थैंक यू।